बहुत नमस्कार और वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्कार, थैंक यू। वेलकम टू अंशिज्म पॉडकास्ट जी। यस यार, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया अंश आपका कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आपने और ये निमंत्रण भेजा आपने। मतलब ये कैसा मेल होगा कि नाटक के तहत लंदन आना, कॉमन फ्रेंड के कॉमन फ्रेंड्स की यहाँ हैं और आर्ट के बारे में, पॉडकास्ट के बारे में, ज़िंदगी के बारे में बातें करने के लिए मेरा पहली बार बोल्टन आना। आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिन्ड टू हैपन। सो बट माय हार्टी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। पर एक और बात ओजस भाई जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कि इतने साल जो आपका काम देखा है, जो आपके बारे में सुना है, जो आपके बारे में पढ़ा है, उसके सिवाय मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सब आपके काम के बारे में बात करते हैं, सब उन चीजों के बारे में बात करते हैं, बट व्हाई इज देयर नथिंग अबाउट यू? आपके बारे में, आप कहाँ पैदा हुए, आपने जी जी जी। कहाँ से प्रेरणा ली कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है? बिकॉज आई नो कि यू वुड समवेयर इन द हार्ट बी लाइक यार मेरे को ना तो एक लेबल में मत रख। वेरी वेरी एक्यूरेटली पुट। आई थिंक समवेयर इन द हार्ट नहीं, ऑल ओवर द हार्ट। हमेशा ये एक वो पेट पीव रही है मेरी, और जब भी लोग लिखते हैं कि गुजराती एक्टर या फलाना एक्टर 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 होता है, आप कहीं ऐसा तो नहीं देखते कि मराठी स्कल्प्टर या बंगाली डांसर, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। डांसर डांसर होता है, कलाकार कलाकार होता है। तो वो लेबल्स मुझे पसंद नहीं है। और लेकिन कभी कभी जो लेबल लगाने वाले लोग होते हैं उनकी सोच शायद उससे परे नहीं है, इसलिए फिर माफ़ कर देते हैं कि चलो ठीक है, उनको नहीं ही पता होगा। लेकिन एज एन बतौर एक्टर यस, वो लगता है कि सिर्फ एक एक्टर ही टाइटल होना चाहिए किसी एक्टर का। प्रश्न जो आपने पूछा कि पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ नहीं है, वो कॉन्शियसली नहीं है। मैंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अलग रखी है। लाइफ इज़ नॉट एज रोजी एज वी मेक आवर सोशल मीडिया आउट टू बी। तो वो उसके पीछे के जो चैलेंजेस, उसके पीछे भी एक जो डार्क वर्ल्ड जो है, which has its own problems। फिर वो चाहे एंजाइटी हो, लोनलीनेस हो, एक कांस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मांगने और क्विक ग्रेटिफिकेशन मांगने वाली दुनिया को Like करने वाली। हाँ, उस दुनिया को केटर करते रहना, तो उन सब से जुदा रखना चाहते हैं बेसिकली पेरेंट्स को। आई थिंक वही एक सोच रही है कि भाई उससे दूर है। हाँ, वो लगता है कि एकदम द लाइमलाइट्स, द ग्लिट्स एंड द ग्लैम, बट बियॉन्ड दैट इट इज देयर इज एन अंडरबेली व्हिच इज वेरी डार्क एंड अगली। तो उससे दूर रखने का एक शायद प्रयास हो। आर्टिस्ट जो होता है वो उसके लिए स्टेज पे होना कैसे, आपके लिए स्टेज पे होना कैसे है, पहले तो ये मेरे को। To be, I posted this once actually. To be on stage is to be alive. I feel alive. I feel life pulsing through every pore, every cell in my body. एक फिर वो चाहे कैमरा भी हो, आई एम जस्ट सेइंग इन जनरल। आपने स्टेज के लिए पूछा, लेकिन आई थिंक इन जनरल इफ आई एम डूइंग व्हाट आई रियली लाइक एंड परफॉर्मिंग, यू वुड से परफॉर्म, फिर वो एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, जो तीन पासे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनमें फ़र्ज़ करें कि चलो स्टेज पे हैं, तो फिर वो एक बाकी सब ब्लर हो जाता है। आजकल के फ़ोन्स में जो एक वो मैक्रो फोटोग्राफी में एक वो अब पोर्ट्रेट नहीं ऑप्शन आता कि जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट दिखता है और बाकी सब ब्लर हो जाता है, तो वैसा होता है अंश कि जहाँ पे व्हेन यू परफॉर्मिंग, आई थिंक यू सब भूल जाते हैं, भूल सारी जाते हैं। टेंशन, फिर वो सारी कैरेक्टर परेशानी। फिर वो कैरेक्टर या वो अगर स्टैंड अप कर रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आई एम जस्ट माई सेल्फ, बट अगर कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो फिर वो पात्र बन जाते हैं। Over the years, what I've realized, and I don't think I've shared this before anyway, but I've come to a point Ansh, where अब जैसे अगर मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, तो स्टैंड अप में sometimes I feel an outer body experience where I step out of my body and I see myself performing. ये बड़ा दिलचस्प है। ये बहुत, हाँ, ये मेरे साथ मतलब आफ्टर ऑल दीज इयर्स ऑफ डेकेड्स ऑफ वर्किंग वो आया है कि आई स्टेप आउट ऑफ माय बॉडी एंड आई स्टार्ट लुकिंग एट माई सेल्फ एज अ परफॉर्मर, एज एन ऑडियंस मेंबर, कि क्या ठीक जा रहा है या नहीं, बॉडी लैंग्वेज ठीक है या नहीं, एनर्जी, टेम्पो, पिच, थ्रो, कंटेंट ठीक जा रहा है या नहीं। फिर एक आध बार ऑडियंस में नजर कर ली, फिर वापस यहाँ पे देख लिया, तो ये मैंने महसूस किया है, विच हेल्प्स अ लॉट। तो इज दैट ओजस भाई, कैन वी से कि ये आपका एक प्रोसेस है कि आप कॉन्शियसली करें? क्योंकि कॉमेडी, देखिए मैंने जो सुना है आर्टिस्ट से जी, सबसे जी। मुश्किल बहुत जॉनर है, मुश्किल है। जी, और जब उस इंसान के चेहरे पे चाहे एक हो, जी, जी। चाहे 5 की ऑडियंस हो, 50 की हो, 500 की हो, जब आप एक उस चेहरे पे एक वो हंसी देखते हैं जो पूरे दिन की थकान है काम की,
घर में बीवी से लड़ाई की, परेशानियों की, बहन की शादी के, घर के लोन की, और उसके बाद आदमी अगर आपकी टिकट लेके आपको देखने आ रहा है कि आप उसे एंटरटेन करेंगे, जी। आप उसे हंसाएंगे, जी जी। वो आपके लिए कितना मायना रखता है? उस चीज का मायना क्या है आपकी जिंदगी में? वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और उसी पे तो पूरी ज़िंदगी, आई थिंक, एक जो मैंने कार्यकाल जो है मेरा, उसमें कॉमेडी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और मैं कॉमेडी के दो आपको जो परिभाषाएं देता हूँ, कि एक ऑडियंस के लिए और एक परफॉर्मर के लिए। तो ऑडियंस के लिए आपने जैसे कहा बहुत ठीक कहा है, स्पेशली वी लिव इन टाइम्स व्हिच इज पोस्ट कोविड टाइम्स, जहाँ पे इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन, इतना तनाव या तो इतना बढ़ गया है। तो वो कहते हैं ना कि इतना प्रेशर जब बढ़ जाता है, तो एक अगर वाल्व मशीन में आप खोल देते हैं तो सारा प्रेशर चला जाता है। तो जो वाल्व है वो कॉमेडी का है। अच्छा। कहीं पे मैंने पढ़ा था अभी, तो कॉमेडी का वाल्व अगर खोल दें तो सारा टेंशन जो है वो चला जाता है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रीसेट बटन और रिफ्रेश बटन। तो जहाँ पे लोग आते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं उन 2 घंटों के लिए। जैसे फिल्मों में भी हम जाते हैं, तो वाई इज इट दैट ड्रीम लाइफ? बिकॉज यू गो, इट्स एन एस्केप। आप उस तनाव से दूर चले जाते हैं, आप एक ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे यू स्टार्ट पिक्चरिंग योरसेल्फ। तो ये ऑडियंस के लिए, तो वो एंजॉय करती है, एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, फिर वापस अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं। आर्टिस्ट के लिए, जैसे आपने कहा, कॉमेडी मुश्किल, सबसे मुश्किल कहा है। जो 9 रस हैं, उन 9 रस में हास्य रस सबसे मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि अगर विरह रस देखें या करुण रस देख लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अगर आप किसी को 10 लोग बैठे और उन 10 लोगों को अगर आप किसी की माता के देहांत के बारे में बात कीजिए, तो ऑब्वियसली या तो कनेक्ट होने लगे, या जो जो चीज़ है वो ट्रिगर होने। शायद अगर उन्होंने अनुभव की है तो ऑब्वियसली वो ट्रिगर हो ही जाएगा। या अगर उन्होंने अनुभव नहीं किया लेकिन कहीं पे गए हों, किसी दोस्त की माता का देहांत हो गया हो, या फैमिली में कहीं हो जो कोई माँ समान व्यक्ति अगर चली गई हो, तो फिर वो इमीडिएटली वो कनेक्ट हो जाता है और वो इमोशन उभर आता है। विथ कॉमेडी इट इज नॉट लाइक दैट। विथ कॉमेडी इट इज सब्जेक्टिव। सो इन सैटायर, पैरोडी, विट, डार्क ह्यूमर, स्लैपस्टिक, विट, पन्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये सब जो जॉनर्स है, उसमें उन 10 लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ नहीं कनेक्ट करेगी। किसी को केले के छिलके पे से कोई गिर गया वो हंसाता है, तो किसी को वर्ड प्ले हंसाता है, जो पन्स हम कहते हैं, सब कुछ। तो अगर उन 10 को आप हंसा सकें एक साथ, ऐसी कोई अगर चीज़ आपको कॉमेडी में मिलती है, तो फिर वो कॉमेडियन सक्सेसफुल है, तो फिर उसका जो प्रयास है वो सफल है। इसलिए शायद कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबको कनेक्ट करना और हंसाना इज डिफिकल्ट। ओजस भाई, इतने सारे सवालात हैं और इतनी सारी चीजें हैं जो आपने बोली, इतनी सारी चीजें अनफोल्ड करने वाली। जिस तरीके से आपने बात की, पहले एक आउटर अपनी परफॉर्मेंस को खुद असेस करना, हाँ, वो होने लगा है। वो किस तरीके से करते हैं? कि आप घर जाके वीडियोस देखते हैं, या फिर आप मतलब सबकॉन्शियसली वाइल परफॉर्मिंग देखते हैं कि यार मेरा एक्सप्रेशन तो ठीक था, मैं ठीक तरह खड़ा तो हूँ? ऐसा होने लगा है। आई वुड वॉच माय परफॉर्मेंसेस जी। फॉर माय ओन क्रिटिकल सेल्फ, बट आई बिलोंग टू दैट फ्रेटर्निटी ऑफ एक्टर्स जो अपने आप को स्क्रीन पे नहीं देख पाते। तो और फिर मुझे पता चला कि हाँ, ये तो बहुत कॉमन नेचुरल चीज़ है, मैं अकेला ही विचित्र नहीं हूँ, इट्स नॉट अ वियर्ड थिंग। तो इट्स ओके टू नॉट बी एबल टू ब्रिंग योरसेल्फ टू वॉच योरसेल्फ ऑन स्क्रीन। तो मैं नहीं कर पाता। तो प्रीमियर्स में भी मैं बाहर ही रहता हूँ, फिल्म देख के फिर वो लोग आते हैं, फिर रिव्यूज पूछता हूँ। लेकिन लॉट ऑफ पीपल हैव दैट, और वो एंग्जाइटी रहती है, क्योंकि सिर्फ मैं और डायरेक्टर जानते हैं कि वो टेक जो उन्होंने लगाया है फाइनल में, उससे मैं आज एक एक्सप्रेशन बेटर दे देता, अरे या एक मोमेंट थोड़ी ये कर देता, अरे ये न्यूज़पेपर ऐसे यूज करना चाहिए था, ये फोन ऐसे इस हाथ में रखना चाहिए था, जो भी। तो ये हमें पता रहता है। तो हमेशा से वो रहती है कि जो मेरे एक दोस्त हैं, ब्रजेश हीर जी, एक्टर हैं, तो बहुत पॉपुलर हैं, वो गोलमाल सीरीज में जो नाग जो तो वो मुझे बताते हैं कि वो तो रहेगा, वो हमेशा ही रहेगा। कि तुम्हें कभी लगेगा ही नहीं कि कि तुमने वो परफेक्ट शॉट दिया। कभी परफेक्ट शॉट नहीं देगा, लेकिन वो डायरेक्टर जानते हैं, क्योंकि वो वहां बैठे हैं, मॉनिटर पे बैठे हैं, जो भी कैमरा। दैट्स व्हाई ही इज द तो डायरेक्टर। दैट्स व्हाई द डायरेक्टर, वो जानते हैं कि भाई चलो मिल गया हमें जो चाहिए, वो तो हम नहीं देख पाते। लेकिन ये आउटर बॉडी जो चीज़ है वो थिएटर में मुझे होने लगी है, वो स्टैंड अप में होने लगा है। तो आई फील स्टेपिंग आउट एंड देन लुकिंग एट माई सेल्फ। ये पहले नहीं होता था। ऑब्वियसली पहले तो स्टैंड अप में ये होता है कि भाई अरे यार टाइम टू टाइम फिनिश कर दें, अपने को रेड लाइट ना देखनी पड़े, तो द सेट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वो लोग हंसें उस पे। डर लगता है कि लोग ना हंसें। हैकलिंग, हाँ डर लगता है बिल्कुल। लोग पहले तो बहुत डर लगता था, बट स्कूल कॉलेज से ही स्टेज फियर जो निकल गया था, दैट हेल्प्ड अ लॉट। तो फिर वो चाहे पोएट्री कॉम्पिटिशन्स हो, एलोक्यूशन हो, वन एक्ट्स हो, मोनो एक्टिंग के कॉम्पिटिशन्स हो, इंटर कॉलेजिएट हो, तो वहाँ पे जाके फिर वो एक स्टेज फियर, द फियर ऑफ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड वाज नेवर रियली देयर। तो दैट हेल्प्ड अ लॉट, जी जी जी। एज अपोज टू समबडी हु कि एकदम ही शुरू कर रहे हो, तो वो एक फियर रहता है कि यहाँ पे भले मुझे आगे की 3-4 रोज ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे 550-600 लोग बैठे हैं
और वो मुझे देख रहे हैं, सो इमीडिएटली यू गेट वेरी अननर्व्ड और वो एंजाइटी आ जाती है, वो बहुत नेचुरल होता है। बट और जब आप उस एंजाइटी को ओवरकम करके परफॉर्म करते हैं तो, और जब वो तालियों का शोर बजता है तो वो वहां से चेंज ओवर होता है, जो तालियों का शोर आता है या लाफ्टर का जो भी शोर हो, वहां से एक चेंज ओवर आता है इसमें कि कॉन्फिडेंस मतलब बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ जाता है कि नाउ दे आर विथ मी, अब वो कनेक्ट कर चुके हैं। इफ इट इज डेड पैन डेड साइलेंस देन देयर इज ऑलवेज द यस और नो कि होगा कि नहीं होगा। आज फॉर एग्जांपल मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान, उनसे मैंने पूछा था तो जाकिर ने भी कहा कि स्टेज पे जाने से पहले आज भी वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक हैं, और वो होते हैं और वो होने ही चाहिए। आई थिंक वो इसलिए होने चाहिए क्योंकि इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। इतना मैंने देखे हैं ऐसे आर्टिस्ट को जो स्टेज पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस लेके चढ़े हों और फिर जब ऑडियंस आपको हूट करती है या आपको शू कर देती है स्टेज पे से, और वो जब आपका वो पूरा इमारत जो टूट के बिखरती है, दैट्स अ सैड साइड। तो वो हमेशा ये याद रखें कि जो भी ऑडियंस है, आप पहली बार परफॉर्म करें या नया परफॉर्म करें, उन्होंने नहीं देखा है आपको, और उसी इंटेंसिटी, उसी एनर्जी, उसी इंटरेस्ट के साथ परफॉर्म करना होता है। तो वो एंजाइटी तो अच्छी है, इट्स गुड, थोड़ी सी एंजाइटी वो उस चीज की जरूरत होनी चाहिए, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होनी चाहिए। ओजस भाई आप बात करते हैं तो मैं आपके साथ एकदम कनेक्ट सा कर जाता हूँ और आपके साथ उस दुनिया में खो जाता हूँ जो एक स्टेज पे जाने की है। मैंने भी अपनी जिंदगी में वो खुशी महसूस की है जो स्टेज पे जाने की होती है। जी मैं सिर्फ यही एज अ लर्नर, एज अ मेरा, मैं आपको जैसे जब मैंने आपको फोन किया था मैंने कहा था कि यार मेरा बहुत सेल्फिश मोटिव है कि मैं कुछ सीख सकूं आपसे। इसमें सेल्फिश तो कुछ नहीं, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। तो जब स्कूल में पहली बार हम गए थे, हम शैतान बच्चे, हमें टीचर थॉट ऑफ द डे ना बोलने थे स्कूल में। इतने बुरे बच्चे, इतने बुरे बच्चे, ऐसा तो लगता नहीं। उन टीचर्स को अभी ये जो आप काम कर रहे हैं वो फोटोज भेजें, वो वीडियोस भेजें उन्हें कि देखिए। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो आपका साउथ फ्लोरिडा में टाइम था जी, आपकी जिंदगी का बहुत ही एक पर्सनल ग्रोथ वाला टाइम कह सकते हैं, एक अपने आदमी, एक इंसान जो अपनी खोज करता है वो कह सकते हैं। तो जरा उस बारे में बताइए कि एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से जब लड़का बाहर पढ़ने जाता है तो माँ बाप की आशाएं क्या होती है, और उन साल पहले, कुछ साल पहले जब आप गए थे, कौन से साल में गए थे? 2002। तो उस टाइम जाना कितनी बड़ी बात होती थी, आज भी है। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, वो एक्सपोजर नहीं था, फोन ही नहीं थे, स्मार्टफोन्स ही नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, इंटरनेट इतना नहीं था। तो वो मेरे को एक बार बताया कि ये फ्लोरिडा, मुंबई से, मुंबई का लड़का फ्लोरिडा का, ये कहाँ से रिश्ता बना ये वाला? ये 12th खत्म किए जी मुंबई में, और 12th के बाद सोचा कि हम जाएंगे पढ़ने के लिए कंप्यूटर साइंस। जी। तो कंप्यूटर साइंस मुझे आज भी याद है, वो वीज़ा पे कंप्यूटर साइंस ही लगा हुआ है। और ग्रेजुएशन अब देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि विद डिग्री इन बायोमेडिकल साइंसेस। तो एट दैट टाइम जहाँ पे सोशल मीडिया नहीं था, तो पर्सनली एंड वर्चुअली ऑल्सो, तो पर्सनली तो ये चीज़ थी कि एक नई दुनिया होगी, एक नया एवेन्यू होगा जहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर करें, देखें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, कैसे उन पर काम किया जा सकता है, टुवर्ड्स ब्राइटर होराइजन्स, टू पुट इट ऑल इन। माँ बाप के लिए भी बहुत सारी उम्मीदें होती है कि वहाँ जा रहा है, ऑब्वियसली देयर इज़ अ फाइनेंशियल क्राइसिस एंड बर्डन कि भाई कैसे होगा, क्योंकि लैक्स ऑफ रुपीज आर स्पेंट। लिटिल डिड दे नो कि मैंने जिस दिन यूनिवर्सिटी पे कदम रखा उसी दिन ठान लिया था, चाणक्य ने जैसे एक वो गांठ बांध ली थी, वैसे हमने भी एक बांध ली कि जल्द से जल्द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और घर से पैसा नहीं लेंगे, और वो हो गया पहले ही साल में। तो वो कमा लिया हमने उतना, और जॉब्स भी करने लगे, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन वो जो माहौल रहता है कि वहाँ से एक 17 साल, जस्ट अबाउट टू टर्न 18, दिस यंग बॉय इज गोइंग टू द एयरपोर्ट, जहाँ पे एकदम विथ हैवी हार्ट एंड टीयर लेडन आइज। तो वो जो एयरपोर्ट का माहौल है वो तो हर किसी का है, और आज भी रहा है। थोड़ी सी आई थिंक होम सिकनेस और टच में रहना बहुत कम हो गया है, बिकॉज टच में रहना बढ़ गया, होम सिकनेस कम हो गई, क्योंकि अभी तो आप फेस रोज ही बात कर सकते हो। तो मतलब वो यहाँ रह रहे हैं और आप अपने कंट्री में घर में रह रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो होम सिकनेस उन्होंने नहीं पहचानी है, जो हमने कॉलिंग कार्ड्स लेकर के, $1 का कॉलिंग कार्ड, $1 का कॉलिंग कार्ड आता था जिसमें आपको इंडिया कॉल करना है, और उस कॉलिंग कार्ड से आप बात करते हैं। कॉलिंग कार्ड इज ऑन अ डिप्लीटिंग मोड, तो वो आप एक बार आपने बात कर ली
फिर वो मिनट्स तो कटते ही रहेंगे, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अदर पीपल कि चलो उनको भी कॉल कर देते हैं, यूटिलाइज द होल $1 ऑफ दैट कॉलिंग कार्ड जो मिनट्स आपको दिए गए हैं। तो वहाँ से निकले, मेलबर्न फ्लोरिडा पहुंचे। पर्सनल ग्रोथ आपने जो कहा वो भी है। सो डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई रिमेंबर the first year, while I was also struggling to become financially independent, I had personal struggles also. I had the worst time given to me by my relatives. ओके जो वहाँ पे थे, जी जिन लोगों को मेरे फैमिली ने बहुत विश्वास ज्यादा हेल्प की थी। नहीं, विश्वास तो है, वो विश्वास इसलिए भी है, सिर्फ खून के नाते इसलिए नहीं, लेकिन वो जब थे इंडिया तो उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प की थी मेरे पेरेंट्स ने। जी। तो मतलब स्वाभाविक है कि आपको लगेगा कि वो भी हेल्प करेंगे उनके बेटे या को फिर जब वो एटलीस्ट याद रखेंगे कि ग्रेटफुल रहेंगे। ग्रेटफुल रहे, या एटलीस्ट हैव दैट Acknowledgement ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो वो नहीं था। एंड द सेफ्टी नेट जो आपको लगता है, जैसे एक ट्रपीज आर्टिस्ट हो सर्कस में, नीचे एक सेफ्टी नेट है, तो उसके बलबूते पे वो अपना कर्तव्य करते हैं कि नहीं नीचे सेफ्टी नेट है। मेरे तो सेफ्टी नेट ही हटा के उन्होंने नीचे कांटे बिछा दिए थे। तो उन्होंने, ये वही लोग थे जिन्होंने वो सेफ्टी नेट खींच लिया और कांटे बिछा दिए, और इतना उन्होंने मेंटली साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया मुझे कि बहुत बहुत परेशान रहा। और मैंने दुनिया को तो क्या, मेरे माँ बाप को भी नहीं बताया था एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स कि उनको क्या लगेगा, वो शायद मुझे कहीं वापस बुला नहीं है उनको। और ये 3 साल का कोर्स था। द कोर्स वाज 4 years, द फर्स्ट वन, द बैचलर्स। जी। तो तब मैंने पहले तो सालों में नहीं बताया उनको, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे परेशानी में चला गया है, मेरे का पहला लड़का है जो बाहर पढ़ने गया है, तो बुला लेते हैं वापस, ही विल बी गुड इन हिज कंफर्ट जोन। खैर, तो व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, वो तो हर जगह पढ़ते हैं, गाना भी। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। और वहाँ से वो स्ट्रगल्स में से जब बाहर आए, और वो कहते हैं ना कर्मा थियरी, तो वो जितने भी रिश्तेदार हैं वो आज मतलब उनका तो ऐसा हिसाब किताब हो गया है। मतलब कभी कभी मुझे डर लगता है कि अरे यार मेरी हाई इतनी पावरफुल है कि उनको हाई लगी है तो उनकी तो पूरी जिंदगी उद्ध्वस्त हो गई है। उसमें से जब बाहर निकले तब एक ठान लिया कि जितना हो सके I will try to reach out and help out to students who are coming from India and make sure that they don't have to be at the mercy of somebody else. तो वो दिन और आज का दिन कुछ ऑलमोस्ट 18-20 साल होने आए हैं कि मुंबई की US जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे, जैसे इनफैक्ट 2003 में मैं गया था, 2005 से ही ये नाता जुड़ गया। 5 में I was the global ambassador, 5 and 6 consecutive years, 2 years I was the global ambassador to India from USF. और the internship was to work at the consulate in the student advising department. तो वहाँ पे basically front counter से लेके advising तक सारा कुछ मुझे सिखाया गया था, और वो नाता आज तक जुड़ा हुआ है। और जितने भी हर साल में वो एक pre-departure orientation भी I moderate the panel where students and parents and teachers are there in the audience. और panel में वो लोग होते हैं जो अमेरिका पढ़ के आए हैं, मास्टर्स लेवल पे, PhD लेवल पे और बैचलर्स लेवल पे। हर साल स्टूडेंट्स आते हैं जो ऑडियंस वाले हैं, मुझे मिलते हैं एंड दे से कि यू कंडक्ट दिस सेशन लाइक यू हैव ग्रेजुएटेड येस्टरडे ऑल्दो इट हैज बीन मोर देन 10 years, एंड आई टेल देम बिकॉज I was आई वाज वंस देयर एंड आई डिडंट हैव दैट हेल्प। मैं उनको ये पूरी अपनी कहानी नहीं बताता हूँ कि एंड We don't tell them कि भाई हमारे स्ट्रगल्स क्या रहे थे, या उनको वो पर्सनल प्रॉब्लम्स जानने की जरूरत नहीं है। लेट देम गो विद दोज ड्रीम्स, विद दोज एस्पिरेशंस, बट ऑल्सो इक्विप देम कि किसी के आगे हाथ ना फैला। वो भीख मांगने की जरूरत नहीं किसी की दया की। तो एबल बनो, काबिल बनो कि तुम अपने आप को सपोर्ट कर सको, वहाँ पे फाइंड मीन्स टू डू इट। और वो नाता आज तक जुड़ा है, आज भी स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। और बहुत सारे सवाल आते हैं ना, इट गोज फ्रॉम क्वेश्चंस कैन बी एज सिंपल एज हाउ विल इंडियन फूड तो मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन फूड तो मिलेगा, या मेरा बेटा या मेरी बेटी जा रहे हैं तो कैसे मिलेगा। एंड इट कैन रेंज ऑल द वे टू द अदर साइड ऑल्सो कि इज माई डॉटर सेफ वॉकिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी टू हर रेजिडेंस हॉल या डॉर्मेटरी। पर आपके काम के बारे में जी बात करते हैं, लेखिका से आपका जो रिश्ता है उसके बारे में मुझे बात करनी है। हाँ। और मैंने अभी
जो कविता थी बहुत अच्छी, वो सिगरेट तो छोड़ बस दे। एक काम कीजिए, वो सिगरेट छोड़ दीजिए। उस स्टेज पे आपने ये कहा था कि ये किसी उस खास इंसान के लिए जिनके साथ मैंने काम किया जी है, जी जी, और उनको मैं कह चुका हूँ कि बिल्कुल। वो सिगरेट छोड़ दीजिए। लेकिन दो हैं, इट्स नॉट जस्ट वन, इट्स एक्चुअली टू ऑफ देम, एंड बोथ आर एक्ट्रेसेस जिनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, और बहुत ही खूबसूरत तो हैं ही वो, लेकिन सी विद आर्ट देयर इज ऑलवेज अ म्यूज। तो म्यूज होती है, म्यूज, स्कल्प्टर हैज अ म्यूज, तो जिसपे वो शिल्प शिल्प बनाता है जिसको ध्यान में रख के, या अगर कोई लेखिका है तो उनको एक म्यूज, कोई व्यक्ति हो जो भी हो, तो उस पे वो कविता लिखती हैं जो भी। तो ये इसके लिए देयर वर टू ऑफ दीज एक्ट्रेसेस, बहुत उनमें कला है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ देन दी है, एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट कला आपको दी जाती है, वो ईश्वर तत्व है, वो नहीं सीखी जा सकती, और वो आप बेहतर कर सकते हो उसको। इनफैक्ट आई बीन लेबल्ड कंट्रोवर्शियल फॉर अ लॉट ऑफ द टाइम्स व्हेन आई हैव सेड दैट ये जो एक्टिंग स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अगर आप में नहीं है तो वो आप में भर नहीं सकेंगे। If you have it, they can polish it, they can refine it, they can take it to a stage where you may never be able to reach. But अगर नहीं है तो वो नहीं है। तो कुछ जैसे कुछ हम जानते हैं जो एक्टर्स हैं, वो भले उनके पापा या दादा जो भी रहे हो, प्रोड्यूसर रहे हो, एक्टर रहे हो, लेकिन ये कभी एक्टर नहीं बनेंगे तो नहीं ही बनेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो जिनको आप OTT हो, थिएटर हो, टेलीविजन हो, फिल्म हो, कोई भी माध्यम दे दीजिए, वो कैरेक्टर ऐसा निभाएंगे कि आप वो व्यक्ति को भूल जाएंगे, वो कैरेक्टर देखेगा, दिल में बैठ जाता। तो वो ये उनको दिया है ना, दे हैव द ब्लेसिंग। सो जब बात कर रहे हैं कला की, तो कलाकार, ठीक है, तो ये आपको दिया जाता है। बोथ दीज गर्ल्स हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट इन देम, बट एक ही खराब चीज थी, खराब उनके टोटलिटी में, एंड दैट वाज सिगरेट्स। दोनों सिगरेट पीती थी, और मैंने कहा भी था काफी बार, मत पियो, इट्स ओनली डेट्रीमेंटल, there can't be any good that comes out of it, because it even says it's injurious to you। तो अपने प्ले में भी जो प्ले हम लेकर आए हैं, वो प्ले में भी हम बोलते हैं कि जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा जाता है कि ये मात्र 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 हानिकारक है, वैसे ये प्ले मात्र 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 हास्यकारक है, तो इसमें सिर्फ हंसना है। खैर, तो वो हानिकारक चीज़ है, आपको नहीं करनी चाहिए। आई वुड वॉन्ट यू टू हैव अ हेल्दी लाइफ, तो उन दोनों के लिए मैंने लिखी थी, और मैंने सुनाई उनको, और दोनों ने सिगरेट छोड़ी। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, जी जी जी, क्या बात है। हाँ, आज की ताकत है, और ये आपका जो उनका शब्दों की शायद स्नेह है उनके towards। स्नेह, और जो शब्दों की एक ताकत होती है, जो अल्फाज, the syntax of the poetry has nothing to do, I mean it's not it doesn't bind you, but yeah, there is a syntax to it, there is a geometry to it। तो वो दोनों को बहुत पसंद आई थी, दोनों ने सिगरेट छोड़ भी दी, हालांकि दोनों की शादियां भी हो गई हैं अब, बट फिर भी वो एक जो प्यार है वो बरकरार है। तो एक आपसे मैं और बात पूछना चाहता हूँ कि एक पंक्ति जिन्होंने नहीं सुनी, प्लीज एक शुरुआत कुछ ऐसी है कि बहुतों ने चांद को सराहा है भले ही उसमें दाग से ही, बहुतों ने चांद को सराहा है भले ही उसमें दाग से ही, एक आप बेऐब हैं, मेरा ये भरम रहने दीजिए, बस एक काम कीजिए, वो सिगरेट छोड़ दीजिए। और दूसरा उसमें से एक, आई रिमेंबर देयर वाज वन वर्स दैट आई रियली लाइक्ड अ लॉट, व्हिच वाज अगर आप ही नहीं, अगर सिगरेट का अंत तो बहुत भयानक होता है, तो उसको ध्यान में रख के लिखा है कि एक हम तो मर ही चुके हैं आप पर, अगर आप भी न रही तो दो खून गिने जाएंगे। अरे वाह वाह, एक हम तो मर ही चुके हैं आप पर, अगर आप भी न रही तो दो खून गिने जाएंगे, अब कौन सा इल्जाम सर उठाना है ये आप तय कर लीजिए, बस एक काम कीजिए, वो सिगरेट छोड़ दीजिए। खुश कर दिया आपने, दो लोगों में भी माहौल बांध दिया। ये इट्स फन। मुझे काफी लोग भी मैसेजेस मुझे मिले हैं, बहुत वक्त हो गया इसको लिखे हुए, बट काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हैं कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ये सुनाया, या मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को ये सुनाया, और मैं अपनी ऑडियंस को ये सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी से बिल्कुल सुनाइएगा। तो उन्होंने छोड़ दी सिगरेट्स, और एंड पीपल वर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। हाँ, कुछ जो कहते हैं ना कि बदतमीज दोस्त होते हैं, जो बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं, लेकिन जैसे मेरे एक्टर हैं हिमांक दवे, तो उनको जब मैंने पढ़ के सुनाई थी तो उन्होंने कहा हाँ यार, पूरी सुनने के बाद अब तो सिगरेट पीनी ही पड़ेगी, पूरी तलब लग गई वापस। मैंने कहा अरे यार, कैसे, क्या 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 नीच इंसान हो तुम। भाई, थ्रू आउट योर जर्नी आपने कई सारे आर्टिस्ट का नाम लिया, जो हमने रिकॉर्डिंग से पहले बात की, आपने कई आर्टिस्ट मेंशन किया, आपने जाकिर खान साहब का नाम लिया, आपने अनुभव बस्सी का नाम लिया, आपने
अभी हेमांग दवे का नाम लिया, कई आर्टिस्ट के साथ आप काम कर चुके हैं, और आई थिंक आर्टिस्ट के लिए प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है किसी ना किसी से। आप किससे प्रेरणा लेते हैं वो सारी चीजें मैं जरूर पूछना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी कहानी की शुरुआत, आपकी जर्नी की शुरुआत, वो पहले वो कैमरा से मेल कब हुआ कि जब देखा कि यार हम भी कर सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं, वो पहला रियलाइजेशन, वो पहला ऑडिशन और वो पहला ब्रेक थ्रू, प्लीज। एक वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली। तो मुझे याद है जो पहला ऑडिशन था, वे बिफोर आई इवन थॉट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, बट कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अंधेरी वेस्ट में, मुंबई में, देयर इज एन ऑडिशन हैपनिंग फॉर एन एड फिल्म। तो मैं गया, कतार लगी थी लोगों की, सबके हाथ में पेजेस थे, वो तैयारी कर रहे थे, जो डायलॉग दिए गए थे, और अंश, आई स्टेप्ड इन टू दिस रूम, वर्टिकल लॉन्ग लाइक अ हॉलवे, एंड आई गॉट इन, और एक बंदा आया वहां से, अंदर से, टीम में से, और बिफोर आई कुड इवन से हेलो या गुड आफ्टरनून या कुछ, तो उन्होंने कहा ऑडिशन के लिए आए हो ना, नहीं, यू डोंट फिट द रोल, यू कैन गो होम, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय। दिस इज हाउ रूड I think maybe they also were pressed for time, but that's my giving the benefit of doubt, but it was as heartless as this. इतनी निर्दयता से उन्होंने आपका दिल तोड़ा, मुझे, दिल, सपना, आशाएं जो भी थी वो चकनाचूर, खत्म। मतलब अभी तो मैं कदम रख रहा हूँ और ये इतनी खराब वाहियात चीज सुनने को मिली। घुसते ही बस जैसे एंट्री की मैंने, और उन्होंने पता किया कि भाई ऑडिशन के लिए आए होंगे, तो नहीं भैया आप घर जा सकते। और जो आपने हिम्मत जुटाई होगी, चला आज यार कि मैं कुछ देखता हूँ, बोले, देखें किसी को क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं, सीधा वो तभी से रिजेक्शन फेस किया फर्स्ट, फिर रिजेक्शंस की चिंता ही नहीं थी, तो डर ही निकल लग गया। तो मतलब इतना अच्छा रिजेक्शन हुआ, फिर तो वो डर ही नहीं लगा उसके बाद कहीं किसी रिजेक्शन का कभी, कि भाई अरे वो देख लिया तो फिर अब क्या ही मतलब इतना अच्छा रिजेक्शन, इतना अच्छा और कातिलाना रिजेक्शन वहीं पे मिल गया था कि फिर आगे क्या ही किया जाए। तो चलो वो रिजेक्ट हो गए वहां पे, ठीक है, फिर तो छोड़ देंगे भाई, कुछ नहीं करना ये। तो एक फिल्मों का रुझान, वो पीरियड था एक ओजस भाई जब पहला रिजेक्शन हुआ था, अच्छा है मैं नहीं करता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जा रहा, ऐसा फेस आया था, या फिर नहीं, आई थिंक लगे भी नहीं रहना पड़ा था, बिकॉज बाकी बहुत सी चीजें एक साथ शुरू हुई थी। आई रिमेम्बर, सो लोग पूछते हैं कि भाई बायोमेडिकल साइंस अगर आपने किया है तो मतलब मेडिसिन की ओर जाने के बजाय आर्ट्स में कैसे आना हुआ। तो वो दैट वाज वन समर व्हेन आई हैड गॉन बैक टू इंडिया, एंड बिफोर आई कुड इवन डू एनीथिंग, everything in the arts had started simultaneously for me. I started writing for Hirjini Marji, which was a serial. जब ETV गुजराती को acquire कर लिया था, it was becoming Colors गुजराती, taken over. और ये कौन से साल की बात है? ये 2013-14. Okay. तो वहाँ पे ये एक तो वो हो रहा था कि मैं लिखना वहाँ पे राइटर एक्टर शुरू हो गया था, स्टैंड अप कॉमेडी का दौर शुरू हो रहा था गुजराती में। देयर वाज अ न्यू फेज ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी कमिंग अप, जहाँ पे सिट डाउन कॉमेडी जो बैठक में पहले होती थी, कभी सम्मेलनों में होती थी, तो है ही, वो अपनी जगह पे ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और लेजेंड्स हैं वहाँ पे। तो स्टैंड अप कॉमेडी जो वेस्टर्न फॉर्मेट है, जहाँ पे इट्स लाइक अ कॉमेडी क्लब एंड देयर इज अ माइक्रोफोन एंड समबडी कम्स अप स्टैंडिंग एंड दे टॉक, दैट वाज कमिंग अप। वहाँ पे कॉमेडी शुरू हुई। स्टेज में मकरंद देशपांडे लिखित, मकरंद देशपांडे दिग्दर्शित एक प्ले है सर सरला। तो सर सरला में मैं प्रतीक गांधी, भामिनी ओझा गांधी और शिवम के साथ हम एक प्ले ये कर रहे थे, तो उसमें भी मुझे एक कैरेक्टर मिला, तो वो स्टेज वहाँ पे शुरू हुआ। फिल्में कहाँ से शुरू हुई? तो ये टेलीविजन स्टेज हो गया, स्टैंड अप हो गया, तो फिल्म साइमल्टेनियसली शुरू हो गया था। सो बिफोर आई कुड गो टू अ हॉस्पिटल और इवन टॉक टू अ डॉक्टर और स्टार्ट शैडोइंग इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उससे पहले ही तो ये सब शुरू हो गया था। और मुझे याद है फिल्मों में मैं जो एंट्री जो मैंने ली थी गुजराती फिल्मों में, हैपेंड ऑल बट बाय चांस। जैसे दो दोस्त थे मेरे, प्रेम गढ़वी, हेमंत त्रिवेदी, जो फिल्म लिख रहे थे, गुजराती फिल्म मुंबई में लिख रहे थे, तो उनको प्रोड्यूसर ने एक ऑफिस कम बैचलर पैड दे दिया था कि यहाँ बैठो, लिखो, क्रिएटिव स्पेस यूज करो, फिल्में लिखो, फ्रीडम, तुम यहाँ पे यहीं पे खाना आ जाएगा जो भी। मैं जाता था वहाँ पे, क्योंकि जब वो खाना वाला उनका हो जाता था रात को, तो हम लोग बिजनेस खेलते थे। अच्छा, जो बिजनेस की जो गेम आती है, जिसमें आप होटल्स बनाते हो, छोटे छोटे घर बनाते हो, तो ये व्यापार जो कहते हैं, तो वो बिजनेस खेलते थे हम। या फिर कभी कभी डेक ऑफ कार्ड्स लेके जाता था, तो उनको खेलते थे, ऐसा सब। तो उनको भी थोड़ा ब्रेक मिले।
एक दिन मुझे देर हो गई वहां से निकलने, और यूजुअली मैं रात को निकल जाता था, रात के अंधेरे में मैं भाग जाता था कि सुबह जो सारे वापस ऑफिस का स्टाफ आ जाएगा, डायरेक्टर आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे, तो ये भाई ये कौन है क्या कर रहा है, तो उससे पहले मैं निकल जाता था। एक दिन मेरी आंख लग गई, तो मैंने कहा कि मैं सो जाता हूँ, आप अपना करें, कार्यक्रम शुरू रखें, मैं सो जाता हूँ, लेकिन सुबह 6-7 बजे उठ के मैं भाग जाऊँ, क्योंकि सारे जो स्टाफ है वो सब आते हैं 9 बजे, चला जाऊँ, ठीक है। मुझे पता नहीं चला कि कब सुबह के 10-11 बज गए थे, आई हैड नो आइडिया। ओके, वो तो सो ही रहे थे दोनों, मैं भी सो रहा था, लेकिन मैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन सब की जो मेन ऑफिस थी उसके सोफा पे सो रहे हैं, मुझे सर फैले हुए एकदम चौड़े में, और मेरे पैर पे एक ऐसे मतलब वेरी हार्शली भाई, और एक there was a tall lanky gentleman, क्या है भाई, कौन हो? मैंने कहा आप कौन है? बोले मैं, हमारी ऑफिस है, तुम कौन हो यार? तो मैं इतना डर गया, मैंने कहा यार ये तो कौन है, पता नहीं प्रॉब्लम हो गया। तो फिर वो 2 जन है, बोले अरे ये तो यार, मैंने कहा नहीं मैं जानूंगा। तो फिर वो उनको इंट्रोगेट करने गए कि भाई ये जो सो रहा है ऑफिस में ये कौन है, आपने पूछा था बुलाने से पहले ये कौन है क्या? और मैं तो वो वापस आए उससे पहले बैग लेके भाग गया, मैं अरे पूछा करो गया, घर चला गया। दोपहर को 2-3 बजे कॉल आता है इन दोनों मेरे दोस्तों का, सुनो तो तुम्हें बुला रहे हैं ऑफिस। तो मैंने कहा मैंने कौन से उनके बाप दादा मार दिए हैं कि मुझे वापस बुला के जेल भेजेंगे क्या मुझे? बोले नहीं नहीं तुम बुला रहे हैं, तुम आओ ऑफिस। मैंने कहा मैं नहीं आने वाला तुम्हारे ऑफिस में, एक तुम सुबह इतना मतलब वेरी इनअप्रोप्रिएट फर्स्ट मीटिंग हुई है हमारी, मुझे नहीं मिलना। तो बोले अरे यार जिसने तुम्हें उठाया वो जिस फिल्म जो हम लिख रहे हैं उसके डायरेक्टर हैं तेजस पड़िया, और वो तुम्हें लीड रोल के लिए कास्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि क्या? बोले लीड रोल के, पहले तो मुझे लगा प्रैंक कर रहे हैं क्योंकि दोनों प्रैंकस्टर हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो फिर जब मैं गया वो देखते रहे मुझे, मेरे प्रोड्यूसर से वो भी देखते रहे, और तब उन्होंने कहा कि हाँ करेक्ट है, तो भाई करोगे फिल्म, बताओ लीड रोल में। और पता नहीं आगे के 10 मिनटों में कब फाइनेंसेस डिसाइड हो गए, कब प्रोजेक्ट ऑन हो गया, और वैसे मुझे मिली मेरी पहली फिल्म पोलमपुर। और इससे ज्यादा कोइंसिडेंस अब क्या हो सकता है? और भाई आपने जो बात बोली थी, जो पहला रिजेक्शन था वो ऐसे झट से निकाला था, और जो पहला काम था वो भी ऐसे। तो शायद मे बी डेस्टिनी वाज टीचिंग मी अ लेसन कि भाई देखो रिजेक्शंस आएंगे, डोंट गेट परटर्ब्ड बाय इट, बट ये भी तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगा। तो फिर वो एक फिल्म थी, और उसके बाद तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा, फिल्मों की कतार लगी गुजराती फिल्मों की। साथ साथ में हिंदी में जो मेरा अनुभव रहा है, द फर्स्ट स्टेप वाज व्हाटएवर दैट आई हैव डन फॉर बॉलीवुड was I assisted the legendary and unfortunately the late Kundan Shah for his last film. जो मुझे जितना भी कुछ आता है वो कुंदन शाह की बदौलत आता है। May his soul rest in peace. His career obviously is illustrious. फिर वो शाहरुख का करियर बनाना हो, फौजी, सर्कस, नुक्कड़, फिर फिल्में हों जैसे कभी हाँ कभी ना, और the classic that he's remembered by is जाने भी दो यार। तो वो फिल्में हो, तो उनके ऑफिस में काम करना, मुझे पता नहीं वो कैसे थी, लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट एंड आई वाज अ कंप्लीट नॉविस, अ बिगिनर, जिसको कुछ भी नहीं आता था। तो ये आपकी पहली गुजराती फिल्म के बाद है कि पैरेलली हो रहा था? अच्छा, मतलब साथ ही चल रहा था ये सब कुछ। तो अब सोचिए इसमें कहाँ मेडिकल और हेल्थ केयर में तो कहाँ ही वक्त मिलेगा, तो ये सब साथ में ही चल रहा था। मेरे मामा हैं, उन्होंने ही वाज इनटू पब्लिसिटी फॉर फिल्म्स, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि भाई ये फिल्म शुरू होगी तो उसमें तुम 3rd, 4th, 5th असिस्टेंट बन जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तो गया, यूएस रिटर्न लड़का हूँ, पढ़ाई की है मैंने इतनी, ये वो जानकार हूँ, तो असिस्टेंट तो मिलाएंगे मुझे। और अंश क्या होगी मेरी फर्स्ट ड्यूटी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या बताइए? व्हाट डू यू थिंक? चाय पिलाना, मतलब जैसे या तो चाय पिला या क्लैप बोर्ड होता है कि भाई शॉर्ट ऑन टेक करके आप बैठ। मेरा काम था ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाना। नहीं, बिल्कुल ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाना। फिर उससे प्रमोशन हुआ तो भाई चाय बनाना, ये सर शाम को थोड़ा सा पीते से उनका पैक बनाना। और इम्पोर्टेंट थी कि वो दोपहर को मुझे बोलते थे कि दोपहर को 2 से 4 के बीच में कोई भी आ जाए, उनको कहना कि सर नहीं, कोई भी आ जाए तो उनको कहना सर नहीं। क्यों? क्योंकि तब मैं इत्मीनान से अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ ऑफिस में। तो मैं नाम नहीं लूंगा अंश, बट ऐसे ऐसे महारथियों को मैंने दरवाजे से वापस भेजा है कि सर नहीं है, सर लिख रहे हैं। कितनी गालियां खाई उस टाइम? गालियां तो नहीं, बस वो लुक्स खाए, गालियां तो नहीं खाई, लुक्स वो आते थे लोगों के कि जानते हो किसको मना कर रहे हो अंदर आने से। मैंने कहा सर है नहीं, क्या करोगे, मुझसे थोड़ी मिलोगे। मेरे को एक ऑफ द रिकॉर्ड बताना है, मैं हाँ ऑफ द कैमरा में बताऊंगा किन किन को मैंने ना कहा है। खैर, या फिर अभी बता दीजिए। वो बहुत बड़े नाम है और आप ऐसे नाम फेंकना नहीं चाहते? नहीं,
और ठीक है सर थे वैसे। और वो उस फिल्म के दौरान, हाँ फिल्म के दौरान बहुत गालियां दी क्योंकि ही वाज अ टायरेंट। तो लोग मतलब इंडस्ट्री में लोग ऐसा बोलते थे कि अच्छा कुंदन शाह के साथ काम कर चुके हो, फिर तो तुम जल्लाद के साथ काम कर सकते हो। तुमने उनसे भी ज्यादा जालिम कोई अगर इंसान है इस दुनिया में तो कुंदन शाह है, और उनके साथ तुमने काम कर लिया तो अब तो तुम कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा सीखने मिला, बहुत ज्यादा एक पर्सपेक्टिव मिले। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि एक कलाकार को मतलब स्पेशली इस लाइन में राइटिंग, एक्टिंग एंड डायरेक्शन, दिस आर थ्री, इट्स अ ट्रायंगल। ये तीनों का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक अच्छा एक्टर हो तो उसको राइटिंग का थोड़ा सेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर चलो लाइन थोड़ी कमजोर लिखी है तो उसको कैसे बेहतर किया जाए, तो इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। राइटर है वो एक्टर को पहचानना चाहिए कि कौन से थोड़ी सी एक्टिंग के बारे में वो जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया बस मुझे ठीक लग रहा है इसलिए लिख दिया। डायरेक्टर है उसको थोड़ी एक्टिंग के बारे में, थोड़े राइटिंग के बारे में सेंस होना चाहिए। तो दिस इज अ ट्रायंगल दैट आई थिंक it's all intellect, and all three of them should know the other two. Why is that why that most people in the industry prefer कि उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर का एक्सपीरियंस मिले, उन्हें एक्सपीरियंस मिले कि वो फिल्म सेट पे है, मिलना चाहिए। Is that a big reason कि आप ये स्टार किड्स या फिर कोई भी नहीं, I don't think जो एक्टर बना है हाँ, हाँ. ओवर द इयर्स उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया है फर्स्ट हैंड? Certainly, I agree 100 नहीं 500%, because see ये इसमें आप see why do you think Prithviraj Kapoor, the Prithviraj Kapoor would have agreed to keep Raj Kapoor as an assistant or a spot boy on some set? बड़े नाम है उनको सेट पे रखा था। और केदार शिंदे ने, जहां तक मैंने सुना कि केदार शिंदे ने लाफा मार दिया था राज कपूर को। किसी ने कहा क्या करो पृथ्वीराज कपूर को, बेटे को लाफा मार दिया, तुम पागल तो नहीं हो गए? गलती की है तो ये तो फिर पृथ्वीराज कपूर तक बात गई तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बॉस के बीच में, अगर तुमने गलती की तो तुम्हें सजा मिलेगी उसकी जो भी। तो उसके बाद बीट करण जौहर, बीट आई मीन द लिस्ट गोज ऑन, दोज हु हैव असिस्टेड इन डायरेक्शन। एंड ऑब्वियसली आप अगर सेट पे रहेंगे और आपको पता है तो आप कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक के साथ उतरेंगे जब आप अपनी फिल्म कर रहे हो तब। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया अंश कि आज के ज़माने में आई सी लॉट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स विदाउट एनी एक्सपीरियंस। वो जज्बा देखते हो उनमें कि है कि यार कि मुझे सीखना है। नहीं आई डोंट सी दैट एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट। हमारे ज़माने में तो हम तो मतलब ज़माना इट्स नॉट दैट लॉन्ग अगो बट स्टिल ऑन दैट ड्यूरिंग दैट फिल्म और ड्यूरिंग दोज डेज ड्यूरिंग दैट फेज वी यूज्ड टू डू 6-7 थिंग्स टुगेदर। क्लैप, कंटिन्यूटी, कॉस्ट्यूम कोऑर्डिनेशन, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेशन, ये वो सब तो 6-7 चीजें एक ही असिस्टेंट करता था। और बाहर अपना राइटिंग, पोएम, अपनी थिएटर, हाँ वो तो करना ही है। घर का काम तो मतलब ऑब्वियसली ऑल दोज थिंग्स पुट टुगेदर। आज हम देखते हैं तो एक असिस्टेंट को एक काम दिया जाता है, एक, फिर वो चाहे कंटिन्यूटी लिखना हो, कॉस्ट्यूम कोऑर्डिनेट करना हो, जो भी है, वो एक काम में इतना वो बैगेज लेके आते हैं। अरे यार कि अरे हम तो इतना कुछ कर रहे हैं और वो we can't do that, वो मतलब उनका वो वाला एटीट्यूड है कि अरे यार ये कैसे होएगा, ये नहीं कि मैं कर लूंगा या और कुछ सीखूं, नहीं मुझे इतना दिया, यू नो इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग यार, ये वो इतना मतलब ये कर, मतलब इतना तो तुम काम कर भी नहीं रहे हो। अच्छा दूसरा, अब वो चीज नहीं रही कि जहाँ पे आप किसी को टोक सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे अंश इज डायरेक्टिंग अ फिल्म एंड अंश के अंडर एक डायरेक्टर का असिस्टेंट है और अंश ने उसको कुछ बोल दिया ऐसा कुछ, तो वो छोड़ के चले जाएंगे वो कि काम बोला, हाँ कि भाई मुझे काम बोला और मुझे सुना दिया, या मेरी गलती है तो मुझे सुनाया, तो हाँ ठीक है, टू हेल विथ योर प्रोजेक्ट, मैं चला जाऊँ, मुझे कुछ भी मिल जाएगा। Maybe they have some sort of privilege. No, I've not even seen privilege. I've seen so many people who really need work, and they should not be. जरूरत है फिर भी जरूरतमंद है फिर भी एक वो एटीट्यूड लेके घूम रहा है कि मुझे क्या सुनाएगा, मैं एक नहीं तो दूसरे और काम मिल जाएंगे मुझे, और वो छोड़ के चले जाएंगे। वो तो हमें नहीं होता था, हम तो ऑब्वियसली डर तो नहीं जाते थे, लेकिन बुरा लगता था डेफिनेटली जब आपको डांट पड़ती है तो। लेकिन वो डांट क्यों पड़ रही, ताकि आप बेटर बन सके, आगे कुछ सीख सके। वो तो बट ओजस भाई दैट इज योर अप्रोच ना, वो आपका माइंडसेट हो गया कि यार हाँ। मेरे को सीखना है, मेरे को बेहतर बनना है। बहुतों में ऐसा हुआ था। अभी नाउ द मेजॉरिटी हैज शिफ्टेड टू दैट लॉट जहां पे दे डोंट केयर, देयर इज नो एफिलिएशन, देयर इज नो लॉयल्टी, देयर इज नो वननेस विद द प्रोजेक्ट। भाई एक नहीं और सही दूसरे आ जाएंगे। ये बट आपको नहीं लगता ओजस भाई कि सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल किया है बेड़ा गर्क करने में इन चीजों में? हाँ किया ही, हाँ इट्स दो धारी तलवार है। उसकी बेहतरीन चीज ये भी है कि the dissemination of information can be done very easily. जी. It has also helped bringing a lot of justice to a lot of crime. Okay. It has definitely helped in बिल्कुल, connecting बिल्कुल. people. मतलब शादियां भी हो जाती है, लेकिन उसकी जो अदर साइड है
ये जो हम कहते हैं कि उससे भी ज्यादा नेगेटिव। व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस। आप जो बात कर रहे हैं, कल ही मैं एक कलाकार मित्र से बात कर रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ ये जो सेल्फ वर्थ की जो हम बात करते हैं कि सेल्फ वर्थ, अपने आप पे फोकस करिए, वो इट हैज गॉन टू एन सच एन एक्सट्रीम कि वो सेल्फ वर्थ इतना बढ़ गया है या सेल्फ के लिए इतना बढ़ गया है कि वो सेल्फ रह के सेल्फिश हो गया है वो, और दुनिया जाए भाड़ में, ये वाला एटीट्यूड हो गया जो गलत है। बिल्कुल सही। एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर अ कम्युनिटी मेंबर, आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आप एक यू आर रिस्पांसिबल टू द सोसाइटी, यू आर रिस्पांसिबल एज ह्यूमन बीइंग। लेकिन अब वो हो गया कि एक मिनट, मुझे मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। सर ये शायद बट हाँ, तो ये आ गया कि मुझे जो सही लगता है वही मैं करूंगा या करूंगी। टू हेल विद द नॉर्म्स, टू हेल विद द रेगुलेशंस, ये वो रूल्स। अच्छा, इफ आई कैन ब्रेक इट आई विल, इफ आई कैन गेट अवे तो है। बट ये एक एटीट्यूड मैंने बहुत देखा है। देयर इज नो द डिटर्मिनेशन एंड द लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड इनपुट एंड ऑलमोस्ट डिवोशन टू वर्क जो एक होता था इज लैकिंग। बट आपने बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की कि बट स्टिल एवरीवन वांट्स टू बी द शाहरुख खान, एवरीवन वांट्स टू बी, बट वो लेवल चाहिए। पर वो उनको ये नहीं दिखता। आपने आपने इतने दिग्गजों के साथ काम किया, इतने दिग्गजों से मिले हैं, वो आज भी शायद सेट पे उतनी मेहनत करते होंगे। ओह ये जितने भी, but all the old school people, all these old school people who've gone through the journey are रावल साहब, कितने सारे लोग। अमन जी, हम लोग मेड इन चाइना में साथ में थे फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो what a wonderful human being. We had great conversation. We shared a very funny scene. We improvised, and it was a lovely experience working with him. And जो आपने I think हर किसी से, हर जूनियर से सुना होगा कि भाई ये जो सीनियर है, he made us feel very at home you, और उसके साथ साथ बदतमीजी या एकदम जो बर्ताव होता है, जो खराब बर्ताव करने वाले लोग होते हैं, वैसे भी देखें। लेकिन वो सीनियर्स में बहुत कम है। जितने लोग एक मकाम पे हैं, वो मकाम पे पहुंचने के लिए उन्होंने जो एटीट्यूड रखा है या एक आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स को एक्टर्स रखा है, ऑब्वियसली उसी ने उनको वहां तक पहुंचाया होगा। तो ओजस भाई, इज इट राइट टू से कि ह्यूमिलिटी इज एन आर्टिस्ट ग्रेटेस्ट वर्च्यू? It should be. I think that is golden. If it is humility, it should be an artist's greatest virtue, because as an artist, you are given and gifted things by destiny that will seduce you towards the bad sides. And it could be appreciation, it could be yes manning, it could be the unbridled love from fans, it could be popularity, it could be social status, influence, recognition. All of that can easily have you slip into the other side, बहकना कहते हैं, into the side where there is arrogance, illusion. And और वो देखा है मैंने अपने करीबी लोगों में, दोस्तों में देखा है। अच्छा, जहाँ पे दोस्ती रही नहीं है, अरे उनकी arrogance आ गया है। If I have people who only say yes to me, तो चाहे छोटी से एक आपका सर्कल हो, छोटे से आप किसी कम्युनिटी में या कहीं काम करते हो, और अगर आपकी कोई थोड़ी कुछ इन्फ्लुएंस हो, तो आप बहक बहुत जाते हैं कि यार हम ही हम हैं। बट उसका बहुत सिंपल तोड़ है जी, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। इफ यू लुक एट द हैव्स वर्सेस द हैव नॉट्स, वो वाली चीज है। अगर आप नीचे देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अच्छा देखो कहाँ कितने बड़े मकाम पे पहुंच गए। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, और मुझे जो जिस शिखर पे मुझे पहुंचना है अभी तक तो बहुत काफी रास्ता बाकी है। और भाई आप सोचिए जी, पंडित जसराज, बापूजी पंडित जसराज जी को आप कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, वो कहते हैं कि अभी तुम सीख रहे हैं या इस राग को अभी तक पहचान रहे हैं। तो ये सोचिए, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, मार्तंड, संगीत मार्तंड जो विरुद्ध जो मिला है उनको, तो वो अगर ये कह रहे हैं, तो जो नीचे है वो कैसे कह सकते कि हम तो स्टार हैं या हम तो वी हैव अराइव्ड एंड वी हैव अचीव्ड। इट इज very rampant in today's younger generation. I'm very sad about it. If they imbibe humility, not consciously, but even subconsciously practices में उसको डाल दें तो it'll help them. अच्छा ओजस भाई, आप थोड़ा ना, इतना सीरियस बात हो गया, लाइफ को पर्सपेक्टिव में डाला, फिर भी मुझे लग रहा है इतने सवालात रह गए। अरे बोलिए। आपकी लेखिका का मैं प्रोसेस जानना चाहता हूँ। आपने कब पहली अपनी कविता लिखी और वो प्रोसेस क्या है आपका? क्या मतलब आप लिखाई
जो है लेखन, आई थिंक इट जस्ट हैपेंस। ठीक है। आई डोंट थिंक यू कॉन्शियसली सिट एंड राइट। ठीक अगर अभी मुझे लिखा है कि भाई अंश के इस पॉडकास्ट के बारे में कविता लिखो, तो मैं जुमले लिखता हूँ, मतलब वो जो हम जुमले तो नहीं, बट व्हाट वी से, एक जो तुकबंदी है Okay. कि राइमिंग हो, काफी मिला के कुछ कवि वो बना देना, वो बना सकता हूँ। शीघ्र कवि होते हैं वो शायद लिख पाए, बट यूजुअली तो नहीं होती ऐसे कविता। ठीक है। इट जस्ट सो हैपेंस दैट यू राइट इट। अच्छा, सिगरेट है वो ऐसे ही लिख दी थी, माहौल, वो आप सोच रहे हो तभी, हाँ, उसको ट्रिगर करने के लिए एनवायरनमेंट में एक चीजें- एनवायरनमेंट चाहिए, आपको एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट के साथ वो लोग, कुछ लोग नहीं कहते कि फिल्म लिखने के लिए हम हिमाचल जा रहे हैं या कहीं गोवा चले जाएंगे या उस पे क्या टेक है, कहीं- उस पे आते हैं। नहीं वो सही है, it's true where you require a certain time to write because you want to be in that and you want to be away from everything else that takes away from that, क्योंकि आपको अगर एक चीज लिखनी है और उस पे करोड़ों रुपए लगने वाले हैं और फिर वो एंटरटेन करे लोगों को, उसका प्रेशर है आप पे। प्रेशर है आप पे, तो वो अलग theatre- challenge है। और ये भी प्रेशर है कि उस पे आपकी अगली फिल्म डिपेंडेंट है, उस पे आपका काम, उसकी जिंदगी, आगे का काम डिपेंडेंट है। हालांकि मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा कि मैं फिल्में लिखूं, पहले लिखते थे, अभी नहीं लिख रहे। कविताएं जो हैं वो they just happen, they sometimes they are triggered obviously by emotion. It could be any emotion, it could be humor, it could be love, it could be separation, it could be pressures, it could be anything, any simple emotion. thing, an emotion that will trigger it. तो वो ट्रिगर पॉइंट जब आपको मिलता है तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो गुजराती में कहा कि कविता लखाई नहीं, ये लखाई जाए, मतलब उसे लिखा नहीं जाता, वो लिखी जाती है, खुद लिखी जाती है ऐसे। तो वो अपने आप लिखाई आपको आती है। जो कोशिश कर रहे हैं उनको ये मैं सिर्फ सजेशन ये दे सकता हूँ कि रीड एज मच एज पॉसिबल। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ओ अच्छा, ये इस कवि ने कितनी प्यारी कल्पना की, या ये जो पोएट्स हैं, कवयित्री, इन्होंने क्या कितना प्यारा सोचा है। तो वो सोचने के बाद आपको पता चलता है कि ओ ऐसा अच्छा, तो उसने ये कहा कि बारिश इज द कॉम्बिनेशन, बारिश है क्या, आसमान जमीन को छूने की कोशिश कर रहा है, दैट इज ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली थॉट। तो इस पे, बिकॉज दैट विल ट्रिगर न्यूरॉन्स इन योर माइंड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। जी जी जी। तो दैट इज व्हाई रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इफ यू कीप रीडिंग देन योर पर्सपेक्टिव इंक्रीजेस, ऑब्वियसली वोकैबुलरी तो इंक्रीज होती ही है, लेकिन साथ साथ कल्पनाएं करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप पढ़ते ज्यादा है। तो उसके बिना ही अगर आपको किसी को आपने बोल दिया कि भाई ये लिख दो, तो देन दे विल प्रोबेबली बी एबल टू राइट अ राइम, कि जिसमें एंड वर्ड राइम करता है, काफिया मिलाना जो कहते हैं, बट वो गजल नहीं लिख पाएंगे। गजल लिखने के लिए कहीं पे आपने कोई ऐसा गौहर नाम का नाटक देखा हो जिसमें राजेश्वरी सचदेव को उसकी माँ का जो रोल प्ले कर रही है, वो कहती है कि वो बोलती है आई ब्रोक माई हार्ट मॉम, तो वो बोलती है गुड, ब्रेक इट वंस, ब्रेक इट ट्वाइस एंड ब्रेक इट सम मोर, ब्रेक योर हार्ट टिल इट ओपन्स अप। तो ये आता कब है, when you go and experience these things. So I think with the same goes with my writing, although I haven't gotten much time to write lately something of great substance or of value, but I keep writing. I do have a diary, I keep writing. अगर डायरी नहीं होती तो फिर इसमें लिख लेते हैं, तो वो लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फील करते रहते हैं, तो लिखते हैं। महसूस करते That is what I think they should all keep a diary somewhere. तो पहला तो मुझे ये बताएं कि जब आपकी पहली फिल्म मिली थी आपको, जिस तरह मिली, वो एक बहुत फनी कहानी है, पर जब कैमरा के सामने आए और आपने कहा कि ये कला है, ये आपके पास है या नहीं है, या नहीं, जो पहला शॉट लिया था, पहला डायलॉग मेरे को बताए और वो सेट पे एक्सपीरियंस बताए। इनफैक्ट पहला डायलॉग नहीं था, तो फर्स्ट टाइम आई फेस्ड अ कैमरा, इट वाज पार्ट ऑफ अ सॉन्ग, बिकॉज द डायरेक्टर हैड मेड द शेड्यूल इन सच अ मैनर कि पहले तुम सॉन्ग से शुरू करो, तो बाय द टाइम जब डायलॉग आएगा तब तक तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, लिप सिंकिंग से कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम्हारी एक्ट्रेस के साथ तुम कंफर्टेबल हो जाओगे, सेट के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, लेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। वरना लोग कैमरा देख के डर जाते हैं, लेंस देख के डर जाते हैं, आप खुश हो जाते हैं, तो आप खुशी हो जाती है। आई थिंक शर्मिला जी ने कहा, शर्मिला टैगोर सेड दैट यू हैव टू लर्न टू रोमांस द लेंस, रोमांस द कैमरा। तो that's a way of that, and she is very right in saying that. But तो उन्होंने पहले सॉन्ग से शुरुआत की थी, हम साड़न में शूट कर रहे थे, और सॉन्ग के बोल क्या थे? हूँ तने प्रेम, बोले लास्ट सॉन्ग, तो सोशल कॉमेडी फिल्म, और उसमें हीरोइन के साथ जो सॉन्ग था, वहां से शुरुआत हुई थी कैमरा में, और पहला टेक ओके हुआ था मुझे याद। उसके बाद कुछ एक्टर्स होते हैं जो तुरंत जाके मॉनिटर पे टेक देखते हैं कि टेक ठीक मिला है या नहीं। मैं नहीं देखता, नहीं देखा जाता, नहीं देखा भी नहीं जाता, और
आई ट्रस्ट द डायरेक्टर, कि समहाउ एक ट्रस्ट आ जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर टेक्निकली मुझे कुछ लगा कि एक सेकंड, अरे जो मैंने हाथ ही ऐसे किया था तो जो टेबल खिसक गया, क्या वो दिख रहा है या नहीं दिखा है? अगर दिख रहा है तो दोबारा टेक ले लेते हैं, अगर नहीं तो भी मूव ऑन। परफॉर्मेंस वाइज आप देख लीजिए, बट मैं इतना यूजुअली आई डोंट गो एंड वॉच हर टेक के बाद मॉनिटर देखें। होते हैं कुछ एक्टर्स, मैं नहीं देखता, मुझे कॉन्फिडेंस है वो डायरेक्टर पे। तो सो यू आर अ डायरेक्टर्स एक्टर। yes, mostly yes I am। जब तक आप खुद डायरेक्ट या लिख नहीं रहे थे, या तो फिर कभी कुछ ऐसे अनुभव हुए जहाँ पे डायरेक्शन मुझे कम लगा हो, जहाँ पे डायरेक्टर की काबिलियत पे मेरा डाउट आ गया हो पहले ही दिन, क्योंकि शायद मैं लेट मैंने एक्सेप्ट किया वो प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट हाँ बोलने के बाद भी मुझे लगा कि यार ये इनको तो शायद मैंने पहले मिल लेना चाहिए था, इनको शायद नहीं पता है विजन और वो मैच कर लेते हैं। तो फिर ऐसा होता है कि चलो फिर तो अपने अपन को ही अच्छा ठीक से करना है, तो और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, और या एडिटर पे छोड़ देते हैं। एडिटर का काम तो मेक और ब्रेक, एडिटर का काम तो छोटी से छोटी चीजों में मेक और ब्रेक ऑन द टेबल ये होते हैं। फिल्में बनती है और बिगड़ती है टेबल पे, एडिटिंग। आपने ऐसा एग्जाम, सॉरी हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं, आपने ऐसा एडिटर देखा है जिसने अच्छी भली फिल्म की? कितने देखेंगे अच्छी भली फिल्म की सत्यानाश कर दी हो, या जो एकदम वाहियात फुटेज मिला हो उसमें से कुछ बेहतरीन बना दिया हो अपने टैलेंट को लेकर, वो भी देखें। तो तभी एक एक्टर के लिए, जैसे कि आप एक परफॉर्मर है, आपने फिल्म बनाई है, आप पहली बार तो उसको देखना चाहिए यार कि इसने एडिट कैसे किया, इसने पुट टुगेदर कैसे किया, या फिर आप रहने देते हैं? वो थोड़ा सा पता चल जाता है डबिंग में। जब हम डब करने जाते हैं फिल्म, तो वही फिल्म दोबारा जी होती है हमको। तो बट सिर्फ आपके ही सीन्स आप देखते हैं वहां पे, दूसरे सीन्स नहीं देखते, क्योंकि एक तो बजट होता है स्टूडियो का। इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट अदर सीन्स तो यू आर ऑन द क्लॉक, और बेचारा पैसा प्रोड्यूसर का जा रहा है कि भैया आप दूसरी फिल्में देखने बैठे हो, इंस्टेड आप अपना आगे के सीन्स डब करें, तो उसमें वक्त जाया नहीं कर सकते हम। लेकिन उसमें आइडिया आ जाता है कि एडिटर ठीक लग रहा है कि हाँ अगर ये सीन्स ठीक है तो बाकी ठीक ही होगा, ये एक आइडिया आ जाता है। तो आपको लगता है कि डायरेक्टर का बहुत बड़ा काम होता है एडिटर के काम में इंटरफियर करना, या फिर वो लोगों की जोड़ी होनी चाहिए, तो फिर विजन क्लैश मुश्किल है। एडिटर इज अ स्टोरी टेलर ऑल्सो, जस्ट लाइक द डायरेक्टर। बस वो साथ जोड़ा है कहानी को, वो एडिट करके दे डायरेक्टर को, डायरेक्टर बोले हाँ ये सीन मुझे यहाँ पे ये, अच्छा अभी अंश का ये डायलॉग आ रहा है, अब इसमें मुझे एक क्लोजअप चाहिए, तो तुमने वाइड रखा है तो यहाँ पे वाइड मत रखो, क्लोज चले जाओ, टाइट क्लोज दे दो फेस का, तो वो निर्देशक का तो वो डायरेक्टर का काम है। लेकिन वो एडिटर ने इतना अनुभव ऑलरेडी जुटा लिया होता है कि उसको पता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, तो इसीलिए जय वीर होना चाहिए। इसलिए जोड़ी विजन अगर विजन सेम है ना तो वो मैच हो जाएगा। कई बार आप निर्देशक हो, मैं एडिटर हूँ, आपसे मिस हो गया, पर मुझे ध्यान है कि वो उनको ये चाहिए, अच्छा लगेगा, हाँ, तो फिर वो बना देंगे। That is why the unison between the editor director is as important as director and cameraman on the set. हर बार तो वो कैमरामैन, ये अभी मॉनिटर्स आए, पहले तो द डायरेक्टर एंड कैमरामैन वो जस्ट फिल्म रील पे होती थी, तो डायरेक्टर का ये भरोसा है कि भाई ले लिया होगा शॉट ठीक से। तो हम लोग सोच रहे हैं जैसे कि भाई अब देव साहब की फिल्म हो, देवानंद साहब की, तो उसमें तो कितना कूदते थे, फांदते थे, दौड़ते थे, तो कैमरामैन ने उनको प्रॉपर कैप्चर कर लिया होगा, इस भरोसे पे चलते थे ना। अभी तो मॉनिटर पे सब दिखता है कि क्या शॉट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ऑन द फ्लोर कैमरास पे अब तो कैमरा भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बट डिजिटल हो गया, तो इसलिए रिटेक्स भी पॉसिबल हो गए ज्यादा। ऑन द फ्लोर डायरेक्टर और डीओपी कैमरामैन, इन दोनों की जोड़ी, एंड आफ्टर द फ्लोर डायरेक्टर एंड एडिटर की जोड़ी, ये वो फिल्म मेक और ब्रेक है, या फिल्म बेसिकली बनाने के लिए, चाहे तुम्हारी कहानी रेजोनेट कर पाए ना कर पाए, वो चीज जरूरी है। ओजस भाई, आपने फिल्म की बात की और एडिटिंग की बात की और रीटेक्स की बात की जी, आप लेकिन थिएटर एक्टर भी हैं जी। इंस्टेंट वैलिडेशन और पिक्चर एक साल बाद आएगी, उसका इंतजार में फर्क थोड़ा बताएं। ये सवाल यूजुअली पूछा ही जाता है कि फिल्म, टेलीविजन या थिएटर। लर्निंग की बात करें, पहले पैसे की बात करें, तो पैसे का जो ग्राफ है वो है हाईएस्ट इन टेलीविजन, देन इन फिल्म, देन इन थिएटर, ठीक है, सबसे कम पैसे। ठीक है। लर्निंग की बात करें तो ऑपोजिट है, ग्रोथ, थिएटर सबसे पहले, थिएटर फिर फिल्म में। पर टेलीविजन में तो कुछ ही नहीं सीखते आप, क्या ही सीखेंगे? दिन में एक एपिसोड निकाल के देना होता है उनको, 22 मिनट 23 मिनट का फुटेज निकाल के देना होता है, तो कहाँ से निकाल के देंगे? कहाँ से इम्प्रोवाइज करेंगे? जो दिया फटाफट अच्छा याद करो, रख दो, कैमरे के सामने जाके ओक दो और चला जाएगा। कभी कभी तो सुबह स्क्रिप्ट आई है, शाम को टेलीकास्ट है। अच्छा, इतना कट टू कट चलते हैं, क्या बात है। हाँ बिल्कुल। लेकिन थिएटर में आप महीने की रिहर्सल करते हो, आप प्ले परफॉर्म करते हो, और उसमें नई नई चीजें ढूंढते हैं। अच्छा, वर्क भी उसको वहीं पे आप यूटिलाइज करते हैं, अच्छा ये डालूं नहीं डालूं, अच्छा रिस्पॉन्स आए, तालियां आई या लाफ्टर आए, तो फिर फाइनल हो गया। और ऐसा जो होता है कि जो एक बार जिस चीज पे लाफ्टर है, अगली बार शायद दूसरी ऑडियंस पसंद करे, बट दैट इज एन एक्सपेरिमेंटेशन। तो दैट्स द मैजिक ऑफ थिएटर। इफ यू द इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो है, इसलिए थिएटर ज्यादा पसंद किया जाता है।
और उसमें आप तैयार भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, विच हेल्प्स इन टेलीविजन फिल्म कि भाई अच्छा ये एक्टर रिटेक्स नहीं देता, थिएटर किया है पहले ही पूछता है, अच्छा थिएटर वाला है, ओके ओके। और बहुत अच्छी रेपुटेशन है हमारे बिल्कुल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। देखिए अपनी वो हो गई क्योंकि उनको वो एक्सरसाइजेस कर दी है ना, दैट इज व्हाई एक्टिंग की जिम्नेशियम कहा जाता है थिएटर को, गुरुकुल है ना, तो वहां पे एक्टिंग की वर्जिश की जाती है, आप कसरत करते हो, और फिर क्योंकि वहां टेलीविजन में तो काहे की कसरत, जाओ सीधा कैमरे के सामने टाक टेक वन टेक खत्म फिनिश्ड। लेकिन आपने वो बहुत बात अच्छी की थी कि आपने कहा था कि यार ऑडियंस का वैलिडेशन, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस, हाँ। फिल्म में क्या है कि यार फिल्म में आपको खुद शायद इतना काम कर लो एक साल में, शायद कुछ चीजें ना याद हो, और आप फिल्म देख रहे हो और कोई रिव्यू आ रहा है तो शायद आप कहेंगे यार ये मेरे मुंह पे बोल रहा है कि अच्छा है, क्योंकि ये मेरे को जानता है, या फिर ये प्रीमियर पे है, बट आपको थिएटर में दिख जाएगा। थिएटर में तो दिख दिख जाएगा, जाएगा। फिल्म में देखो जैसा आपको बॉक्स ऑफिस पे पता चलेगा, बट दैट इज आफ्टर 6 months 9 months साल वन कभी ईयर भी। व्हेनेवर, कुछ फिल्में तो 2 साल बाद आई हैं, कुछ कुछ फिल्में 5 साल बाद आएंगे, कुछ आई नहीं है, कुछ आई नहीं है। स्पेशली कोविड में तो, लॉकडाउन में तो काफी कुछ शेड्यूल ऊपर नीचे हो गए, बट फिर भी we've had films that have come on time also, और फिर वो बॉक्स ऑफिस पे पता चलता है, लेकिन थिएटर में तो आपको बाय द 2 घंटे के परफॉर्मेंस में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। तो क्या है एज एन आर्टिस्ट पैंडेमिक क्या बताओ आपके लिए कैसा था? वेरी टेरिबल, इट वाज ऑफुल, इट वाज हम तो क्या वर्क फ्रॉम होम क्या ही करें आर्टिस्ट वी कांट रियली सिट इन फ्रंट ऑफ अ लेंस एंड यू नो स्टार्ट एक्टिंग और व्हाटएवर, बट फॉर्चुनेटली फाइनेंशियली आई कुड सपोर्ट माई सेल्फ बिकॉज आई एम ऑल्सो वॉइस एंड डबिंग आर्टिस्ट। तो घर पे मैंने छोटा स्टूडियो बनाया Quite जहाँ nice. पे मैं साउंड रिकॉर्ड कर सकता हूँ, हालांकि मैं रहता हूँ एक ऐसी जगह पे जो अपार्टमेंट्स हैं एक रोड टच, लेकिन ट्रैफिक नहीं मिलता वहाँ पे, माटुंगा इज एन एरिया लाइक दैट। तो आई वुड रिकॉर्ड इन द नाइट्स, ऑडियो बुक्स, डबिंग्स, ट्रांसलेशंस, तो ये सब मैं करता था, तो उसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिल गया था। बाकी तो इट वाज एन ऑफुल टाइम। आई रिमेंबर जब लॉकडाउन आ रहा था तब हम शूट कर रहे थे एक फिल्म, 3 दिन का शूट बाकी था, और पता चला कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस लॉकडाउन 19th को हम शूट कर रहे थे, फिर पता चला 3 दिन का शूट 2 दिन में करना है, बोले 2 दिन में आज रात से ही लग जाएगा लॉकडाउन, तो 3 दिन का शूट हमको 1 दिन में खत्म करना है, और जो हम दौड़ रहे हैं नायगांव में हम शूट कर रहे थे, और बोला कि फिर घर लॉकडाउन के बाद घर जाओगे तो लोग मारेंगे या पकड़ेंगे तुम्हें, मतलब पुलिस पकड़ लेगी या जो भी है, बट उन्होंने कहा कि आज रिलैक्स्ड होगा क्योंकि आज लोगों को घर जाने के लिए समय मौका, देंगे। एक वक्त दिया जाएगा। तो फिर मैं सब खत्म कर करा के 2-3 बजे मैं घर पहुंचा था, वेरी ऑफुल टाइम। अनलॉक आया, अनलॉक में बहुत कुछ काम किया, वापस लॉकडाउन आ गया, सेकेंड लॉकडाउन, वी लॉस्ट some very good friends in the lockdown because of the pandemic. We lost some wonderful artists. I'm sure this will be chronicled to the generations that are going to come after us, that it was a very bad, unpredictable time in our lives, but I'm glad we're out of it. I'm glad we've fought our way through it. चले ओजस भाई, इस सेगमेंट में ना थोड़ी मैं एज अ फैन कुछ सवालात करना जी। चाहता हूँ। आपने कुछ बहुत दिग्गज आर्टिस्ट के साथ काम किया, मैं कई दफा मेंशन कर चुका हूँ। पहले तो एक फिल्म बताएं जिसको देख के आपने कहा यार मैं हूँ, ये मेरे को बनना है। जब मैं अपने मेंटोर्स, अपने इंस्पिरेशंस की फिल्में देखता हूँ तब मुझे वैसा लगता है। और कौन है तो आपके वो जो mentors? इंस्पिरेशंस हैं वो बलराज साहनी, इंडिया की बात करें तो बलराज साहनी, आशुतोष राणा, मनोज वाजपेयी, ये जब इनकी मैं फिल्में देखता हूँ तो लगता है कि यार ये जो कर रहे हैं ऐसा कुछ हो तो ज़्यादा है। जॉनी साहब, जॉनी लीवर, जॉनी भाई। फिर टेलीविजन की बात करें तो आई रियली एंजॉयड वर्किंग एंड वुड हैव वांटेड टू स्टेप इन हिज शूज इज दर्शन जरीवाला। फिर फॉरेन की बात करें तो रॉबिन विलियम्स, रियली एडमायर रॉबिन विलियम्स। और उनकी यहाँ पे हैं तो फिर जॉन गीलगुड, एल पचिनो। हालांकि एल पचिनो की जो जॉनर रहा है फिल्म्स का मुझसे ज़्यादा मेल नहीं खाता है, मैंने जो काम किया उससे, लेकिन आई एंजॉयड हिज फिल्म्स, आई वांटेड टू डू दिस काइंड ऑफ रोल्स। ये रहे। और इनकी जब फिल्में, मेरिल स्ट्रीप, इनकी जब फिल्में देखते हैं तब ऐसा लगता है कि ये हो, तब वो ड्रीम उजागर होता है, तब वो पंख फड़फड़ाता है वापस। एक ऐसा फिल्म में ऐसी कोई फिल्म नहीं बता पाऊंगा कि हाँ ये वो एक सीन के बारे में बताओ यार, आप जो आप एक कलाकार के साथ परफॉर्म कर रहे हो और आपने कहा यार इसने अपनी कलाकारिता से मुझे भी बेहतर बना दिया है। जब आप वो एक सीन कर रहे हैं, एक सेट पे हम उसके साथ बैठे हुए हैं और आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दर्शन जरीवाला टेलीविजन का पिताजी का रोल करते थे, आई प्लेड हिज सन इन द सीरीज कॉल्ड सरगम की 7:30। वहाँ पे इट वाज फॉर सोनी टीवी। तो वो जब करते थे सीन्स
तो वो बहुत सजेशंस देते थे. He would improve my performance either by saying, or not even sometimes by saying, but just by doing his part, and then I would feel that this is something worth imbibing, worth studying. तो उनको स्टडी करके फिर ऐसा लगता था कि ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो ये एक है मकरंद देशपांडे, जिन्होंने सर सला डायरेक्ट किया था. तो वो सर का रोल परफॉर्म करते हैं हिंदी वाले में. इसमें मेरे साथ जो है वो प्रतीक गांधी रोल करते हैं उनका. तो मकरंद जी जब वो कर रहे थे एंड हाउ ही परफॉर्म, तो मेरा परफॉर्मेंस उनको देख के बेटर हो गया कि भाई ये ऐसा करते हैं, खुशी हो गई. तो वो मैं अगर करूंगा तो बेहतर होगा. तो इनको देख के आई हैव इम्प्रूव्ड, आई हैव लर्न. आई थिंक इम्प्रूवमेंट इज बेसिकली ग्रोथ, इज लर्निंग. और बॉलीवुड और जॉनी भाई तो हैं ऑब्वियसली, वो तो भगवान है. कॉमेडी के एंड उनका नेचर कैसा है? oh my god, he's like a child. I've had the pleasure of interviewing him, and he's just this amazing person. I remember मैं बहुत छोटा था तभी मैंने उनकी लेप्रेसी फाउंडेशन या लेप्रेसी एसोसिएशन मुंबई के लिए एक वो चैरिटी शो कर रहे थे, जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे थे, और मैंने टिकट खरीद के मैं गया था टिकट लेके. तो टिकट विंडो पे मैं छोटा सा बच्चा आया, उन्होंने कहा कि क्या नाम है? बोले ओजस रावल. अच्छा क्या करना? बोले टिकट चाहिए. बोले कितने? मैंने कहा एक ही. बोले तुम अकेला आए हो? मैंने कहा हाँ. बहुत छोटा था मैं, गया, देख रहा हूँ पूरा शो देखा. फिर वो जा रहे थे, भाग रहे थे स्टेज से, तब उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने उनको वापस बुलाया. उनका कि प्लीज़ गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि उन्होंने इस शो का जितना भी पेमेंट है वो इस फाउंडेशन को डोनेट कर दिया है अभी. तो वो मना कर रहे हैं पैसा लेने से. बट आई रिमेंबर एंड आई मेट हिज चिल्ड्रन ऑल्सो एंड दे आर द सेम. जॉनी भाई ने गुजराती फिल्मों में भी काम किया, धर्मेश मेहता के डायरेक्शन के अंदर. और व्हाट एन एंजेलिक ह्यूमन बीइंग. और उनको किसी भी ना आप बुरी से बुरी फिल्म कह सकते हैं जिन्हें उसमें उनमें डाल दे. वो जॉनी लेवर का जो वो scene अपना था, तो 4 चांद लगा ही दे, फिल्म भले कितनी बुरी हो. ओजस भाई हमारी फिल्म फेटर्निटी है, वो बहुत सेपरेटेड सी है यार. गुजराती फिल्म है ये, बंगाली फिल्म है ये, पंजाबी फिल्म है. व्हाई इज इट नॉट लाइक, अब ऑब्वियसली ये टर्म उठा के मार्केट किया जा रहा है, पैन इंडिया सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जो पहले भी होना चाहिए, बट अभी भी फर्क किया जाता है. नहीं. सिनेमा को आपको नहीं लगता कि सिनेमा? बिल्कुल नहीं. मैं तो इनफैक्ट आई लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट प्रिज्म. आई लुक एट इट एज इंडिविजुअलिस्टिक रिचनेस. ओके. जो फ्लेवर्स आते हैं गुजराती फिल्मों के, मराठी सिनेमा देखिए आप, कोई भी मराठी फिल्म उठाइए, उफ, ऑस्कर तक उसकी चर्चे हैं. बंगाली सिनेमा आप उठा के देख लीजिए, साउथ ने तो तहलका मचा रखा है. अब ये रॉकी रानी को भेजेंगे ऑस्कर में तो कहाँ से मिलेगा ऑस्कर? नहीं मतलब वो तो अभी जूरी और सिलेक्शन कमेटी पे है, लेकिन आप साउथ देखिए. रिच सिनेमा. मैं यूएस गया था अभी शूट करने के लिए, एलए में. आई वाज शूटिंग फॉर अ फिल्म. वहां पे लोग आरआरआर जानते हैं, नाटू जानते हैं, जो नॉन ब्राउन कम्युनिटी के लोग हैं वो जानते हैं इसके बारे में. सो आई थिंक इट इज ब्रिलियंट. यू लुक एट सिनेमा दैट कम्स फ्रॉम द नॉर्थ, इट मे नॉट बी मेन स्ट्रीम सिनेमा, बट आई एम वेरी glad that we have these regional cinemas. Art. We have these industries that are flourishing. और उनकी इंडिविजुअल अब सारा ही कुछ दाल भात हो तो मजा नहीं आएगा. नहीं. इट इज अच्छा है कि दाल भात है, 3 प्रकार की सब्जियां हैं, Fact है. मिष्ठान है, बहुत अच्छा तरीका है. आई थिंक इट इज जो फ्लेवर आता है वो इट्स वेरी रिच, इट्स वेरी डाइवर्स. परेश रावल साहब है जो कुछ Legend. एक्टिंग में गलत कर ही नहीं सकते. लेजेंड. और उन्होंने ईरानियन फिल्म्स का, आपने शायद एक वीडियो देखा होगा, उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि ये लग ही नहीं रहा ये एक्टर है, ऐसा लग रहा है कि ये रियल ये वही है. उन्होंने, आपने जो बात बोली ना सिनेमा स्कूल की कि क्यों भेज रहे हो, ये दिखाओ. ये तो परेश रावल साहब के साथ आपका कोई इंटरेक्शन हुआ? हाँ, मैं मिल चुका हूँ बहुत बार उनसे, वीडियो कॉल पे भी बात हुई है, होती रहती है. एक हमारे कॉमन दोस्त हैं समीर उपाध्याय, उसकी वजह से उनकी काफी उन्होंने परेश भाई के साथ काम बहुत किया है. जो क्या है ना, अंश रावल्स होते ही अच्छे हैं. अरे वाह, अरे हाँ. नहीं we are the only thing we share is surname. Nothing, no relation in the blood. But he is, I think he's a legendary actor. But one thing I will say about him, जो शायद जॉनी भाई में भी नहीं है और किसी में भी नहीं है, he is extremely mischievous. अच्छा. वो बहुत notorious है. Track back in time, since you're a Bollywood buff, so you already know this. But you track back in time and he was a Negative. scary villain. Yes. It's a very scary villain. But वो इतने notorious हैं in real life. वो इतने मतलब you can never be ready for him. उनके punches जो अगर आप पे उन्होंने मार दिए तो आपको परसों जाके याद आएगा, अच्छा ये बोला था मैंने. ऐसा हो जाएगा. ऐसे हैं वो. So were you starstruck उनको देखने के बाद यार? Yeah, with him, definitely starstruck. He's all that.
he's all that. एंड ह्यूमिलिटी. Humility, बिल्कुल. He's very humble. But I think see when you have mischief in you, ना, then humility also becomes mischievous. तो वो पंच लाइन्स ढूंढते हैं, ये वो कुछ पंच मार दे इधर उधर. जैसे उन्हें डायरेक्टर कुछ समझा रहा हो, कुछ समझा नहीं. इवन आपसे अगर कोई बात कर रहे हो, तो अगर आपने कह दिया कि ये फिल्म अच्छी लगी थी, तो आपको ऐसा कुछ बोल देंगे जैसे कि हाँ हाँ भाई तुम्हारे जैसे ही तो लोग चला रहे हैं ऐसी फिल्म, या ऐसा कुछ, मतलब तो आपको तब तक वो पता नहीं चलेगा. ये तो बहुत ही बेसिक मैंने कहा कि बट अदरवाइज तो हिज लोडेड पंचेस होते हैं, वो जाके 2-3 बात फूटते हैं और ऐसा ओए अच्छा ऐसा बोल गए हो. तो ऐसे इस चर्चा में हमने कई सारी चीजों की बात की, बट एक चीज जो आपके दिल के करीबी है वो है यंग लोगों को मेंटोर करना. Yes. यंग लोगों को दिशा देना, क्योंकि जी, जी. हम सब इस उम्र में भटक सकते हैं, यंग एज में भी भटक सकते हैं, बट यूजुअली यू नो दैट 13 to 18, 18 to 25 और वो एज एक आदमी खोया रहता है, और सोशल मीडिया के टाइम पे ये कंपैरिजन आंखों को धुंधला कर देता है, आदमी अपनी प्रोग्रेस देखना भूल जाता है. तो आप उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए और उन यू नो टैलेंटेड या फिर उन बच्चों के लिए जो मेहनत करने की चाह रखते हैं या फिर अपनी राह ढूंढ नहीं पा रहे, कुछ एक पीस ऑफ एडवाइस देंगे? Why is the whole world looking at India is because of that younger generation. वो जो बैच है, वो पूरा बटालियन, वो एनर्जी करेक्ट जगह पे जानी चाहिए. अगर वो कहीं फैल गई या if that is not utilized and if we miss that bus, अगर हम भटक गए तो then it is a disaster. और ये बार बार नहीं आता. There are some countries which don't have a young population right now. China. Like China. तो वो ढूंढ रहे हैं टैलेंट. तो इंडिया में जो युवा धन है, उसको सलाह तो मैं क्या ही दूं, इतना ही सजेस्ट कर सकता हूं कि तुम पहले तो गोल ओरिएंटेड बनो, और अगर गोल ओरिएंटेड बन गए ना तो ये बाकी सारी चीजें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगी. वंस यू हैव अ गोल, एक वो अर्जुन की तरह वो आंख अगर देख ली पक्षी की आपने, और फिर वहां पे प्रयास करो, जैसे विवेकानंद कह के गए हैं कि उठो और प्रयत्न करो, एफर्ट करो, तब तक कि जब तक आपका गोल आपको मिल ना जाए. तो वो आपको करते रहना है. उसके लिए बहुत हेल्प है. यू कैन फिगर आउट. अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आज बहुत यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम है कि क्या करें, विच करियर टू चूज. देन गेट हेल्प. You can do a brain mapping test कि what are you good at, what are your positive sides, what are your strengths, which areas are the weaknesses. तो उसमें आप obviously नहीं जाएंगे. वो करने के बाद, ब्रेन मैपिंग करने के बाद आप देखिए करियर काउंसलिंग में आप जा सकते हैं कि भाई अच्छा कौन सा करियर कहाँ पे बेटर है, कहाँ पे बेटर एजुकेशन आपको मिल सकता है. तो उस हिसाब से इफ यू हैव अ गोल, इफ यू हैव अ डायरेक्शन, if you have vision, देन इट्स ग्रेट. लेकिन अगर आपने वो कंप्लेसेंसी आ गई, एक प्रोक्रेस्टिनेशन किया, एक ऐसा कुछ कि भाई ध्येय से भटक गए आप, तो फिर ये सारी ही चीजें आपको मतलब अपने पास में ही ले लेंगी. और मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, युवाओं को देखा है, who had immense potential but they have destroyed themselves and their careers. And इनमें से कितने लोगों के फैमिलीज ने आके कंप्लेन की है कि इनको बाहर निकालिए. कोशिश भी हम करते हैं, लेकिन इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन. ओजस रावल साहब, एक आखिरी सवाल. हाँ, थोड़ा सा ये आखिरी वाला जी. एक कलाकार होने के नाते हाँ, आपके क्या ख्वाब है, आपकी क्या है कि दुनिया, जिस दुनिया ने आपका काम देखा, हाँ. जिस दुनिया ने आपको सराहा है, या जी. जिन लोगों ने, जिस ऑडियंस ने, जिस रंग मंच पे आपको सेलिब्रेट किया गया जी, है, जी. आपके लिए ताली बजाएंगे, जी. ताली, गाली, हास्य, हम्म. दुख, सुख, जिन लोगों के साथ बांटा है, जो आपका एक कलाकारों का परिवार है, किस तरह याद रहना चाहिए? कलाकार की तरह. ये जैसे लता जी ने गाया है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, वैसे मेरा इतना ही अंत में कहना है कि मेरी कला ही मेरी पहचान हो, ये मैं चाहता हूँ. इतने सारे रंगों में मुझे देखा है, इतने सारे रस जो मैंने नवरस हैं उसमें से जो बांटे हैं, ये जो परफॉर्म किए हैं, उसमें लोगों ने मुझे देखा है और जो अप्रिसिएशन दिया है, वो आगे भी मेरे इन प्रयोगों को ऐसे ही स्वीकार करते रहें, यही एक तमन्ना है. आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग फॉर देम, फॉर माई सेल्फ. और फॉर देम मैंने इसलिए पहले कहा क्योंकि वो जनता जनार्दन है, वही तो हमारा भगवान है. तो उनके लिए ये मैं करता रहूँगा, वो इसे एक्सेप्ट करें, यही एक चाह रही.